आज हमारा टॉपिक है रैंडम वेरिएबल्स का। अब अगर हम बड़ी ध्यान से देखें ना, सबसे पहली चीज हम तुम्हारे सामने फिर से रिवाइज करा देते कि एक हमारे पास होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है वो एक्सपेरिमेंट जिसकी आउटकम इज नॉट यूनिक। तुमने एक कॉइन को टॉस किया, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हेड ही आएगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि 2 बार हेड आया तो तीसरी बार भी हेड आएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और जो रिजल्ट होंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट के, उन्हें आउटकम्स बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं यहां लिखना चाहूंगा आउटकम इज नॉट यूनिक, आउटकम इज नॉट यूनिक। समझ पाए? और अगर तुम सारे के सारे आउटकम्स जितनी पॉसिबल है वो एक डिब्बे में डाल दो, उस डिब्बे का नाम होता है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस, नोटबुक पेन निकाल देना, मैं कोई यहां पे प्रवचन नहीं सुना रहा हूं कि तुम्हें बैठ के सुनना है, साथ साथ लिखना भी है। सैंपल स्पेस को डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ये हमारे पास होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कॉइन को 2 बार टॉस किया तो हमारे पास हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड, टेल टेल, ये हो सकता है, ऐसा कुछ। अब तुम इसके सबसेट बना लो, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, एक ये भी बन सकता है ना। ये सबसेट्स बन गए, तो सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। वैसे हम सबसेट को ना इवेंट भी बोलते हैं, तो मैं यहां पे एक डेफिनेशन और लिख देता हूं इवेंट की। इवेंट का मतलब क्या होता है? सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट का मतलब सैंपल स्पेस का छोटा सा पार्ट इज कॉल्ड इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल डाइस को थ्रो किया, ये आ गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन अ थ्रो ऑफ डाइस? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डाई, सिंगुलर वाली डाई और प्लूरल वाली डाइस। तो 2 3 5 ये 3 आ सकते हैं भाई, ये इसी का ही तो छोटा सा पार्ट है, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज इवेंट, है ना। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। तो सबसेट बोल लो या इवेंट बोल लो, बात एक ही है। और अगर मैं बोलूं कि सेट ऑफ इवेंट्स विच इज, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, सबसेट्स ऑफ ओमेगा, सैंपल स्पेस के जो सबसेट होने वाले, दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज डिनोटेड बाय ए। अब इस ए को हम सिग्मा एल्जेब्रा भी बोलते हैं। मैं एक जनरल टर्म एल्जेब्रा भी यूज कर सकता हूं, बट अभी के लिए मैं यहां पे सिग्मा एल्जेब्रा ही यूज करने वाला हूं। मैं बताता हूं क्या है, धीरे धीरे एक एक करके चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अगले पेज पे डिफाइन करने वाला हूं कि ये हमारे पास क्या होगा। मैंने अजीब सा ए जान के बनाया ताकि मैं डिफरेंशिएट कर पाऊं चीजों को। तो ये हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ओमेगा, ठीक है। और इसको हम सिग्मा एल्जेब्रा कब बोलने वाले हैं? या कलेक्शन ऑफ इवेंट्स, इसको हम सिग्मा एल्जेब्रा कब बोलने वाले? जब फॉलोइंग चीजें ट्रू होने वाली है। सबसे पहली कि जो सैंपल स्पेस है वो इसके अंदर आएगा, पूरे का पूरा सैंपल स्पेस इसके अंदर आना चाहिए। बात समझ आ रही है? ठीक है, बढ़िया। अरे जैसे मैंने अभी बताया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तुम इसको अकेले को लिख सकते थे, इसको अकेले को, इसको अकेले को, इसको अकेले को, इसका पेयर बना सकते थे, इसका पेयर बना सकते थे, इसका पेयर, और लास्ट 2 का पेयर, है ना। और क्या कर सकते थे? और चारों को एक साथ रख सकते थे, या 3 का और 1 का पेयर बना सकते, 3 करके कर सकते थे। वो जितने भी डिफरेंट सबसेट्स आएंगे तुम इसके बीच में डाल दो, ए के बीच में। ए इज द कलेक्शन। बात समझ पा रहे हो? तो उसमें वो एलिमेंट भी तो आएगा ही ना यार, हेड हेड, हेड टेल, वो जिसमें पूरा का पूरा सैंपल स्पेस भी तो आ ही जाएगा ना उसमें। जब तुम सारे के सारे सबसेट्स डाल रहे हो, मैं मैथमेटिकली एक चीज बताता हूं कि सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अ सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ध्यान से वीडियो को पॉज करके सोचो, लगाओ दिमाग इस पे। दूसरी कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए वो हमारे पास है कि अगर ए है, ए इन दिस इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी सारा भी किस में होना चाहिए? इसमें, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, ठीक है। एक मिनट रुको, अभी दिखाई दे रहा होगा सही से, मेरे ख्याल से यहां तक बात ट्रू होगी। तीसरी बात है हमारे पास काउंटेबल यूनियन होनी चाहिए। अभी के लिए मैं ऐसे मान लेता हूं A1 A2 belongs to this, then this implies A1 union A2 must also belongs to this। इंटरसेक्शन तो होता ही है, हमें यूनियन देखना। बात समझ आई? इंटरसेक्शन तो होगा ही इसके अंदर, हमें यूनियन देखना था, और यूनियन होना चाहिए, ठीक है। ये सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए किसके लिए?
ये सारी होनी चाहिए हमारे पास अलजेब्रा बनाने के लिए, सिग्मा अलजेब्रा बनाने के लिए। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अभी इसको प्रोबेबिलिटी मेजर कब बोलेंगे वगैरह वगैरह अभी मैं तुम्हें बताता हूं धीरे धीरे, ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि प्रोबेबिलिटी स्पेस पे आ जाते हैं। यहां मैं एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर देता हूं तुम्हारे सामने, जिसे बोलते हैं मेजर। थोड़ी सी मैथमेटिकल चीज है, ठीक है। मेजर हमारे पास होता है म्यू फ्रॉम सिग्मा, फ्रॉम सिग्मा ही बोलते हैं वैसे इसे, से 0 से इंफिनिटी। अब तुम कहोगे गलती है, इंफिनिटी पे तो ऐसी वाली ब्रैकेट हमारे को टीचर ने सिखाई थी, आप ये वाली ब्रैकेट लगा रहे हो। हाँ, क्योंकि इसे बोलते हैं एक्सटेंडेड रियल लाइन। हमारे इंफिनिटी भी इस बार काम की होगी, एक्सटेंडेड रियल लाइन, ये हमारे काम की होगी इस बार, ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो पहला हमारे पास क्या आ जाएगा, कब इसको मेजर बोलने वाले हैं, ये जो फंक्शन है जो कि हमने सिग्मा से इस पे डिफाइन किया, मतलब एलिमेंट लेंगे सिग्मा से, एक सेट है सिग्मा, उससे एलिमेंट लेके मैप किस पे होंगे, 0 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। 0 से लेके कहां तक होंगे, इंफिनिटी तक। तो उसको हम मेजर कब बोलेंगे, जब फॉलोइंग कंडीशन ट्रू होने वाली है, ठीक है। बढ़िया। तो अभी मैं बताता हूं कि सिग्मा वगैरह क्या है, धीरे धीरे सुनते जाओ कहानी, और सारा को इकट्ठा करके एक बढ़िया सी प्रोबेबिलिटी स्पेस बताऊंगा फिर मैं तुम्हें, फिर रैंडम उस पे वेरिएबल्स पे चलेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन हमारे पास है कि अगर E बिलोंग्स टू सिग्मा देन मेजर ऑफ E, ऐसे मेजर ऑफ E मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे नॉन नेगेटिविटी भी बोलते हैं, नॉन नेगेटिविटी। बात समझ आई है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जो भी फंक्शन लोगे आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, यहीं से ही दिख रहा था वैसे। हाँ, इंफिनिटी भी आ सकता आंसर, आज तक हम ऐसी बात नहीं करते थे कभी कि इंफिनिटी भी इंक्लूडेड है, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज एक्सटेंडेड रियल लाइन, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है, और एक और इसके साथ लिखी लो, मेजर ऑफ फाई इज ऑलवेज इक्वल टू 0। खाली सेट जो होता है उसकी मेजर 0 होने वाली है। एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जो कि इस सेट, और ये सेट कौन सा है, सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ अ सेट। बताता हूं, कंफ्यूजिंग सा थोड़ा सा, इसीलिए मैंने अभी बोला नहीं, सिग्मा को अलग से डिफाइन करूंगा अभी। सेकंड पार्ट हमारे पास है कि काउंटेबल एडिटिविटी, काउंटेबल एडिटिविटी, ऐसा कुछ, ठीक है। ये हमारे को क्या कहती है कि फॉर ऑल ई के वेयर के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, काउंटेबल का मतलब होता है इनफाइनाइट हो सकता है बट मैं उसे काउंट कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं तुम्हें बोलूं 1 के बाद नंबर कौन सा आता है, वी डोंट नो, 1.00000 कुछ भी आ सकता है, बट काउंटेबल का मतलब है 1 2 3 4 5 6, इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, दिस इज काउंटेबल कलेक्शन, दिस इज काउंटेबल कलेक्शन। दिख रहा नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। काउंटेबल कलेक्शन ऑफ pairwise disjoint sets, pairwise disjoint sets in sigma। याद रखना सिग्मा सेट अभी डिफाइन करना हमें। तो हमारे पास क्या होनी चाहिए कंडीशन, मेजर ऑफ दिस, मेजर मतलब जो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ऑल्दो अभी हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, एक स्पेशल टाइप की मेजर डिफाइन करेंगे जिसको प्रोबेबिलिटी मेजर बोलते हैं, वो भी डिफाइन करेंगे। मेजर ऑफ union of all the events is equal to summation of k equal to 1 to infinity measure of individual measure of all the events या elements, ठीक है। बढ़िया, मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी। बढ़िया, ऐसा है कुछ, ठीक है। ये हमारे पास थी, दिखने में थोड़ा अजीब है बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डीप जाकर तुम्हें सिग्मा भी समझाना चाहूंगा, और फाइनली मैं मेजर स्पेस के बारे में बताना चाहूंगा। मैंने तुम्हें मेजर बता दिया क्या होता है, दिस इज कॉल्ड मेजर, दिस इज कॉल्ड सिग्मा अलजेब्रा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि सिग्मा अलजेब्रा, या इसे सिग्मा फील्ड भी बोल देते हैं, कभी कभी सिग्मा फील्ड भी बोल देते हैं। ऑन एक्स, एक्स एक सेट लेके चल रहे हैं, इज नॉन एम्प्टी कलेक्शन, इज नॉन एम्प्टी कलेक्शन सिग्मा ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। जैसे मैंने पहले बताया था, ये भी तो हमारे पास सबसेट का ही काम कर रहा था, बस ये समझ लो कि समेशन, ये जो मैंने समेशन जैसा साइन लिखा है, और ये दोनों सेम ही बात है, बस ये प्रोबेबिलिटी में यूज होगा, ये इन जनरल यूज होगा, बस इतना सही फर्क है और कोई फर्क नहीं है।
प्रोबेबिलिटी के लिए हमने एक न्यू सिंबल निकाल लिया। ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स क्लोज्ड अंडर, क्लोज्ड का मतलब दो एलिमेंट लोगे, उसमें कोई ऑपरेशन लगाओगे, लेटर से एडिशन, दो एलिमेंट लिए, उसका एडिशन किया, वापस उसी सेट में आना चाहिए। जरूरी नहीं है एडिशन हो, किसके अंडर क्लोज होना चाहिए, क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट, क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट। ये वाली देखो प्रॉपर्टी, ऐसा सही कुछ लग रहा है ना, ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी सब। दूसरा काउंटेबल यूनियन, ये भी मैंने प्रॉपर्टी ऑलरेडी दिखा दी, ये रही, मैं तो दो के लिए ही दिखाया, काउंटेबल हो सकते थे, ठीक है। काउंटेबल यूनियन, बस ऐसे समझ लो मैं इसी की डेफिनेशन एक और बार लिख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। काउंटेबल यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये अगर हमारे पास है देन दिस इज कॉल्ड सिग्मा फील्ड, दिस इज कॉल्ड सिग्मा फील्ड। अभी सही है, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। सारी की सारी चीजें हमने डिफाइन कर दी, अब मजा आएगा जब मैं इनको कंबाइन कर दूंगा। तो अब देखो ये x अलोंग विद दिस सिग्मा जो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता हो, इसको हम क्या बोलते हैं, मेजरेबल स्पेस, मेजरेबल स्पेस, ठीक है। और अगर मैं इस पे एक फंक्शन भी डिफाइन कर दूं, म्यू फ्रॉम समेशन, ये जो सिग्मा है ये कहां से लेके आए, एक्स में से लेके आए, एक्स के सबसेट्स हैं, और ये एक्स से तो बड़ा ही होगा ना, सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेट इटसेल्फ। मतलब कहने का क्या है, अगर एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है और सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स, उसे पावर सेट भी बोलते हैं, उसमें एलिमेंट होते हैं 2 की पावर n। दोबारा बताने की कोशिश करता हूं कि अगर एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है और अगर तुम उसके बनाना चाहो लेटर से, एक खाली आ जाएगा 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 और एक आ जाएगा 1 2 3। इसके अलावा बताओ कुछ भी नहीं बन सकता। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना, और 2 की पावर 3 भी कितना होता है, 8 ही होता है। तो अगर तुम एक सेट लो जिसमें n एलिमेंट्स हैं तो उसका पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर n, तो हमेशा बड़ा होता है इन नंबर। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सबसेट को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनैलिटी। ये भी वर्ड ऐड कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। तो ये याद रखना, कार्डिनैलिटी को ऐसे डिनोट करते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन कार्डिनैलिटी ऑफ ए। इस बात का ध्यान रखेंगे। बात समझ आई, चलो आ जाओ। तो मेजर कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं 0 से लेके इंफिनिटी। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। मजा नहीं आया, पता नहीं क्यों, मजा क्यों नहीं आया, क्योंकि अब हम मेन चीज को लेके आते हैं, ठीक है। इन दोनों को तो मेजरेबल स्पेस बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेजर, जो इस पे फंक्शन हम डिफाइन करेंगे। अब तुम कहोगे भैया इसमें x कहां गया, अरे भाई x से ही तो ये बनाया है, समझ पा रहे हो, तो वो भी है पक्का गारंटी। आ जाओ एक चीज दिखाते हैं। अब यहां पे x को रिप्लेस कर देंगे ओमेगा से, और ये जो सिग्मा था इसको रिप्लेस कर देंगे a से, या अजीब सा दिखने वाला a, ठीक है। और यहां पे फंक्शन हम लेके आएंगे कैसा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इस ट्रिपलेट को हम क्या बोलने वाले हैं, न्यू नाम देने वाले हैं, एंड दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी स्पेस। यहां पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी स्पेस। ये इतना खास क्यों है, क्योंकि इसकी ये जो मेजर है ना, ये जो मेजर है ये हमारे पास कैसे डिफाइन होने वाली है, इसका आंसर हमेशा क्या आ सकता है, 0 से लेके 1 तक ही आ सकता है। बस इस चीज का ध्यान देंगे। मतलब ये स्टार्ट होता है, मतलब एलिमेंट्स कहां से लेने, ए इस करली ए से। एलिमेंट्स इसके कैसे होंगे, इसके एलिमेंट्स नहीं होंगे, इसमें से इवेंट्स निकालेंगे, और इवेंट कहां पे मैप कराएंगे, 0 से लेके 1 तक। इस स्पेशल टाइप की मेजर को जिसमें 0 से लेके 1 तक ही आ सकता आंसर, उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मेजर। दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी मेजर। एंड इसी के साथ हमारी मैथमेटिक्स वाला पार्ट तो होता है भाई लोग कंप्लीट। दिस इज द कंप्लीट मैथमेटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी मेजर। यहां से आई थी प्रोबेबिलिटी, ये बनाई हमने रिगरस डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी यहां पे खत्म नहीं हुआ काम, मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूं। अगर मान लो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला आ जाएंगे वही फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आ जाएंगी। बट मैं इस पे थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर देता हूं कि प्रोबेबिलिटी मेजर तो डिफाइन कर दिया, और भी एक आध प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है। पहली प्रॉपर्टी इसको मेजर करनी होगी, ट्रू प्रोबेबिलिटी ऑफ
एनी इवेंट ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए, सारे के सारे इवेंट के लिए बात ट्रू होनी चाहिए। दूसरा सुनो, दूसरा हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीट सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1। तीसरा, अरे भाई पूरे सैंपल स्पेस में से कोई तो आएगा ही आउटकम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम? अरे भाई एटम के अंदर कहीं तो मिलेगा ही। मैं तुमसे पूछता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन 3 एंगस्ट्रॉम 3 नैनोमीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस? उसका नहीं मुझे पता एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में ही आएगा। बट एटम के अंदर मिलने की प्रोबेबिलिटी तो एक ही होगी, ऑलमोस्ट एक। एटम के बाहर भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, अगर वो कंडीशन हटा दें तो। अगर हमारे पास म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, अरे रुको, अभी दिख रहा है क्या? हाँ, और वो इवेंट्स क्या है हमारे पास? ए आई काउंटेबल है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू ए आई मस्ट बी इक्वल टू समेशन, जैसे मेजर में लिखा था, बस बिल्कुल सेम ही है। मेजर में भी यही बात लिखी थी हमने, खत्म हो चुका है। एंड दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी स्पेस। सैंपल स्पेस, सेट ऑफ इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी मेजर, इन तीनों को मिला के हमारे पास क्या बनता है? प्रोबेबिलिटी स्पेस। एंड दिस इज माय फ्रेंड द मेन थिंग, मेन मैथमेटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इस पे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वो सारा कुछ मैं लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी करा चुका हूं। मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, डिसजॉइंट और इंडिपेंडेंट में क्या फर्क होता है। डिसजॉइंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हाँ, डिसजॉइंट का मतलब होता है कि अगर कभी भी एक बॉक्स है, उसके बीच में ये है पहला इवेंट, ये है बी इवेंट, इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरसेक्शन मस्ट बी 5। और हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना होता है? 0। वैसे इसमें मेंशन नहीं किया, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 0 होता है खाली सेट के। ठीक है, बढ़िया। और अगर हमारे पास डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, इफ A1 एंड A2 आर डिसजॉइंट, तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2। यूनियन का मतलब होता है और, अरे ये वाला और, दिस और दिस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल? अबे भाई दोनों में से तो एक आएगा ही, समझ पा रहे हो? दोनों में से एक तो इवेंट, एक तो आउटकम आएगी ना दोनों में से, बस वही है। अगर डिसजॉइंट इवेंट हुए देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। अगर डिसजॉइंट ना होते तो यहां पे आता प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, ये एक्स्ट्रा चीज आती, बट अभी के लिए एक्स्ट्रा चीज हमें नहीं लगानी है क्योंकि हमने डिसजॉइंट की बात की है। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो अब डिसजॉइंट में हम कह सकते हैं इन जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ दीज एलिमेंट्स काउंटेबल होने चाहिए, क्योंकि अनकाउंटेबल होंगे ना मैथमेटिशियंस कुछ ना कुछ ढूंढ के तो पंगा कर ही देंगे हमारे लिए। तो काउंटेबल, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। इन जनरल ये होता है, और अगर डिसजॉइंट है तो डिसजॉइंट ना होते तो ये वाला साइन लग जाता। मैं अभी के लिए इसको रहने देता हूं। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है A इंटरसेक्शन B मे नॉट बी एम्प्टी, मे नॉट बी एम्प्टी। बात समझ आई? बट occurrence of one does not affect occurrence of other। 99 बार हेड आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता 100th टाइम में, मुझे नहीं पता कि हेड आएगा टेल आएगा, टेल भी आ सकता है हेड भी आ सकता है। देखो पिछली आउटकम ने उसको अफेक्ट नहीं किया। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि 3 व्हाइट बॉल है, 1 ब्लैक बॉल है और 2 बॉल्स निकालनी, तुमने पहली निकाली, देख ली ब्लैक आई, अब तो आएगी ही व्हाइट, तो इसने अफेक्ट कर दिया ना इस आउटकम ने। अगले वाले इवेंट, अगले वाला जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट होगा उसको अफेक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा? डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B आ जाता है, जिसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A, एक मिनट रुको, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B, मतलब एंड। अगर 2 इवेंट में बोल रखो दिस एंड दिस तो इंटरसेक्शन,
ठीक है। और का मतलब होता है प्लस और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। लेकिन कब होगा मल्टीप्लीकेशन? ओनली व्हेन दिस इज इंडिपेंडेंट। तो सिंपल वाली मल्टीप्लीकेशन होगी। वरना क्या होता है? वरना हमारे पास होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। इसके बाद हमारे पास आता है रैंडम वेरिएबल। फाइनली हम अपनी थ्योरी पे आ ही जाते हैं कि रैंडम वेरिएबल होते क्या है। उसके बाद चलेंगे भाई क्या क्या रैंडम वेरिएबल के बारे में बात है। तो हमारे पास है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का मतलब हमारे पास होता है एक्स अगर एक फंक्शन है हमारे पास सैंपल स्पेस से रियल नंबर, सारे के सारे सैंपल स्पेस को उठा के एक एक रियल नंबर असाइन कराना। सैंपल स्पेस को क्या असाइन कराना? रियल नंबर असाइन करा देना। जैसे फॉर एग्जांपल हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन बोथ ट्रायल्स? दोनों में ही हेड आने की। यहां पे अगर हम देखें तो यहां दो हेड है, एक हेड है, एक हेड है, जीरो हेड है। देखो मैंने आउटकम जो मेरे पास सैंपल स्पेस में एलिमेंट थे, मैंने सबके साथ क्या किया? एक एक रियल नंबर असाइन कर दिया। अब ये नेगेटिव में भी हो सकता था, पॉजिटिव में भी हो सकता था, इसलिए मैंने रियल लिखा है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या करता है? एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि सारे के सारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को रियल नंबर असाइन कर देता है। तुम यहां से कोई एलिमेंट लोगे, x बिलोंग्स टू ओमेगा, तो ये x को एक नंबर असाइन कर देगा, लेट अस से 1। ठीक है, उसे ही हम रैंडम वेरिएबल बोलने वाले हैं। चलो बढ़िया, एग्जाम्पल से समझते हैं यार। ठीक है, हमारे पास डोमेन रहने वाली है, ये एलिमेंट लेंगे यहां से, आंसर यहां से आएगा, तो इसको बोलेंगे रेंज। बात समझ आई? चल बढ़िया। लेटर से हमारे पास 2 डाइस थ्रो की है, 2 डाइस थ्रो के, तो क्या होगा हमारे पास? रैंडम वेरिएबल क्या क्या पहली बात तो सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकता है? 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 1 2 3 4 5 6। पहले 1 को इनसे करोगे, फिर 2 को इस पूरे से करोगे, 2,1 2,2 2,3 अप टू सोन बना लेना। तुमने 9 10th में सीखी होंगी ये बातें। लेकिन अगर मैं रैंडम वेरिएबल बनाना चाहूं तो बहुत सारे बना सकता हूं इनमें से। लेट अस से मैं कुछ एक आधा बता देता हूं। एक्स आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। मैंने हर एक आउटकम को यहां पे, जैसे सम को मैंने एक रैंडम वेरिएबल असाइन कर दिया। ठीक है, रैंडम वेरिएबल कुछ ऐसा है। अगर तुम यहाँ पे 1 ऐसा कुछ x 6,6 लिखोगे तो आंसर हमारे पास आएगा 12। तो आज के बाद तुम 6,6 लिख लो या उसकी जगह 12 लिख लो, सेम ही बात है। बात समझे? ऐसी अगर तुम 4 3 लिखोगे, 3 4 लिखोगे, दोनों में आंसर, दोनों में हमने वैल्यू क्या असाइन कर रखी? 7। ऐसा कुछ रैंडम वेरिएबल हमने बना दिया। तो हम आउटकम्स को अगर हम आउटकम्स को रियल नंबर्स में लिख सके तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल आ जाएंगे। इसमें वैल्यू क्या क्या आ सकती है? एक्स विल टेक 2 3 अप टू सोन 12 तक वैल्यू। 2 कब आ जाएगा? 1 1 पे है ना, बाकी 6 6 पे 12 आ जाएगा। और भी बनाए जा सकते थे, जैसे लेट अस से y i j इज इक्वल टू मोड ऑफ i माइनस j। अब इसमें हमारे पास क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? 1 माइनस 1 0 और 6 माइनस 1 5। उससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। 6 आ सकता क्या इसमें? 6 आ सकता है? 0 तो होता नहीं है ना, तो 6 नहीं आएगा मेरे ख्याल से। तो आंसर आ सकता है 0 1 2 अप टू सोन 5 तक। ठीक, बस इतने ही एग्जांपल मेरे पास थे। वैसे तो कुछ भी बना सकते हो, समझ ही गए होंगे तुम, है ना। कोई भी फंक्शन जो कि ऐसा सा दिखता हो, कुछ भी बना दो। 2i प्लस j बना दिया अप टू सोन। ठीक है, लेट अस से z i j इज इक्वल टू 2i प्लस में j। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इसकी देख लेना, तो कहां से कहां तक वैल्यू लेगा, टेक, वो लिख देना। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। यहां तक हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आता है कि रैंडम वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने जितना प्रिपेयर किया था लेक्चर वो मैंने तुम्हें दे दिया, ये रखी मेरी शीट्स। अब हमारे पास मेन आते हैं मुद्दे पे कि हमारे पास कितने टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं वगैरह वगैरह चीजें। तो मेनली देखें तो हमारे पास 2 टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं। सबसे पहला होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस।
डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? ऐसा रैंडम वेरिएबल विच टेक्स काउंटेबल वैल्यूज। जैसे अभी मैंने तुम्हें जो एग्जांपल्स दिखाए इसमें क्या क्या वैल्यू आ सकती है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन हमारे पास विच कैन टेक अनकाउंटेबल वैल्यूज, रैंडम वेरिएबल विच टेक्स अनकाउंटेबल वैल्यू। अब तुम कहोगे अनकाउंटेबल वैल्यू ये कैसे होगा? देखो कैसे, जैसे मैं तुम्हें पूछूं द अमाउंट ऑफ रेन इन अ पर्टिकुलर डे, तो भाई वो तो कुछ भी हो सकती है, लेटर से 0 से लेके 1 मिलीमीटर तक। ऐसे में अगर देखें कितनी रेन हुई है तो 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो जाएंगे। और ज्यादातर जो हमारे पास एप्लीकेशन में आते हैं वो कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं, डिस्क्रीट कम ही चांस होते हैं। वो डाइस में, कार्ड्स में, इस जगह पे यूज में आ जाते हैं। बाकी हमारे पास मेन जो मुद्दे वाले होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था। मैं अभी ज्यादा डीप नहीं जाना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगा इसके बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं रैंडम वेरिएबल की, फिर इसके बाद थोड़ा डीप जाने की कोशिश करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल्स, या अभी के लिए हम वेरिएबल्स लिख दें तो बढ़िया होगा। ठीक है, अभी मैं वेरिएबल से लिख देता हूं, 2 वेरिएबल्स। 2 तरीके हो सकते हैं भाई लोग। ठीक है, एक्स को अभी मैं डिस्क्रीट मान के चल रहा हूं। ठीक है, एक्स भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद पीएमएफ। अभी बताता हूं पीएमएफ होता क्या है, एक बार इसको लिख लो। ठीक है, विद पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं इसे। इफ ट्रांसफॉर्मेशन, लेट अस से इफ ट्रांसफॉर्मेशन y equal to gx is defined for all values within the range of x। ठीक है, तो एक और वर्ड आने वाला है, अभी डिफाइन करता हूं। वैसे 1 मिनट यार, सो सॉरी फॉर दैट कि मैंने इसको पहले ही लिख दिया है, बट 2 मिनट के लिए झेल लो बस। द पीडीएफ ऑफ y इक्वल टू जी एक्स, यहां पे कैपिटल Y कैपिटल X लिख लेना। 1 मिनट रुको, मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं थोड़ा सा। डिफरेंशिएट मतलब अलग दिखा देता हूं, ऐसा कुछ। इज ऑब्टेन्ड बाय, 2 केसेस बन सकते हैं। ये जो y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, ये पहली बात 1 to 1 है, और दूसरा y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है नॉट 1 to 1, नॉट 1 to 1। 2 केसेस हमारे पास बन सकते हैं, बट मैं इस पे अभी थोड़ी देर में वापस आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने 2 न्यू चीजें इंट्रोड्यूस कर दी हैं तुम्हारे सामने। एक है हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एक है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो पहले मैं इसको ही डिस्क्राइब कर लेता हूं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन थोड़ा सा मैथमेटिकल रहेगा आज का लेक्चर। जो हमारा नेक्स्ट होगा फिर उसमें प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे, पहले थोड़ी सी थ्योरी इकट्ठी कर लेते हैं, प्रैक्टिस पे फिर समय लगाएंगे। फिर मैं यहाँ पे ना क्वेश्चंस पहले से लिख के लाया करूंगा, नीचे सिर्फ सॉल्व करा करेंगे उसे, तो टाइम भी हमारा बचेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर हम देखें तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये हमारे पास होता है लेट अस से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x डिनोटेड बाय, देखने में थोड़ा अजीब लगेगा बट ध्यान से, डिनोटेड बाय एफ एक्स डॉट, जो भी हमारे पास जिस भी वेरिएबल पे डिफाइन करना होगा रैंडम वेरिएबल x। कैपिटल X होते हैं रैंडम वेरिएबल, स्मॉल x होते हैं आउटकम्स, जो भी मतलब हमारे पास वैल्यूज असाइन करनी है, याद रखना ये बात को। डिफाइंड defined as f(x) from real numbers to, हमने रैंडम वेरिएबल तो डिफाइन कर दिए, लेकिन उससे प्रोबेबिलिटी भी तो लेके आनी है। रैंडम वेरिएबल तो क्या करते हैं, ओमेगा से 0 से 1 तक असाइन कर देंगे सारे, तो लेकिन हमें उससे प्रोबेबिलिटी भी तो लेके आनी है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, तो उसी के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। अब हम रैंडम वेरिएबल तक पहुंचे, हमें एक स्टेप और आगे जाना था, तो हमारे पास इसीलिए हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, which assigns
एफ एक्स इज इक्वल टू ये छोटा x जो वैल्यूज आएंगी जिसकी वैल्यूज वेरी करेंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x। मतलब ये क्या करता है 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा, फिर इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू, ये कंबाइंड ऐसे वैल्यूज कैलकुलेट करेगा। अगर तुम्हें कभी भी प्रोबेबिलिटी किसी दो पार्ट की कैलकुलेट करनी है तो तुम्हें ऐसे करनी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये वाला, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये वाला, और इसको इसमें से माइनस करोगे तब इसके बीच की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तुम्हारे पास। मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर तुम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 3 तक का फाइंड आउट करते हो तो ये वाली सारी वैल्यूज आ जाएंगी, 6 तक का फाइंड आउट करते हो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तुम्हें 3 से 6 तक चाहिए था तो 6 से 3 वाले को माइनस कर दो। ऐसे ऐसे हमें करना होता है, थोड़ा मैथमेटिकल है बट ठीक है, झेल लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा और इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑल दोज आउटकम्स, ओमेगा यहां पे क्या शो कर रहा है, आउटकम। ठीक है, ओमेगा सच दैट एक्स ऑफ ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू एक्स। वो सारे के सारे हमें ओमेगा लेने हैं जिसमें जिसकी रैंडम वेरिएबल में वैल्यू डालने के बाद ओमेगा से कम है, बस सीधी भाषा में ये है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मैंने बोला था एक्स हमारे पास वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल नहीं, वो वेरिएबल जिसकी वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये और मैं तुम्हें पता है कौन सी बुक फॉलो करता हूं, एफएमएस। सीधी सीधी बात है, वहां से जाके पढ़ लेना, सारी चीजें वहां भी लिखी है बट अपने नोट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पहली है कि अगर x जा रहा होगा, छोटा x लिखना, अगर x जाएगा माइनस इंफिनिटी पे तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है हमारे पास कहां पे जाएगा, माइनस इंफिनिटी पे जाते ही हमारे पास जाएगा 0 पे। एंड लिमिट x अगर जाएगा प्लस इंफिनिटी पे तो ये कहां जाएगा 1 पे। बस इतनी सी बात। माइनस इंफिनिटी मतलब सबसे कम, प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। सबसे ज्यादा, सारे इवेंट्स इकट्ठे कर लिए तो हमारे पास 1 हो सकती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दूसरा हमारे पास है मोनोटोनिसिटी। मैथमेटिकल हो गया ना, कोई बात नहीं। अगर हमारे पास दो नंबर है a लेस देन b तो हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कुछ ऐसा ही होगा, फॉर ऑल या फॉर a लेस देन b। इसे हम बोल सकते हैं मोनोटोनिक एंड नॉन डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक एंड नॉन डिक्रीजिंग, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा था नीचे नीचे की वैल्यू ऐड होती रहती है, ऐड होती रहती है, ऐड होती रहती है। जब तुम वैल्यूज ऐड ही करते जा रहे हो तो छोटा कैसे हो सकता फंक्शन, एडिशन पे तो बड़ा ही होता है ना, बस वही बात है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि लेट अस से एफ एक्स दिस इज राइट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है राइट साइड से, मतलब अगर ये लाइन है यहीं तक वैल्यूज असाइन है तो यहां से कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। इधर तो हम जा ही नहीं सकते, अलाउड रीजन ही नहीं है, तो राइट साइड से कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन हमें पता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। सेट थ्योरी में बताई थी ये बात, सेट थ्योरी ऑलरेडी सिखा चुके हैं। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h, नीचे ये वाला बड़ा x है, ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। ठीक है, कोई भी फंक्शन जो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा हो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है किसी ना किसी रैंडम वेरिएबल का। तो एनी फंक्शन एफ एक्स डॉट विद एफ रियल से लेके कहां भेज रहा है 0 से 1 तक, सेटिस्फाइंग above properties is a random variable for is a distribution function for some random variables, ठीक है, ऐसा कुछ है। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। इसके बाद अब मैंने एक और भी बात बताई थी, वो क्या बताई थी, एक और, एक मिनट रुको, डिजाइन बना के देखें, बढ़िया नहीं लग रहा है। तो एक और बात मैंने बताई थी, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड डेंसिटी फंक्शन, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा थ्योरी इकट्ठी कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया, एक होता है डेंसिटी फंक्शंस,
सारी की सारी थ्योरी मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली है, ठीक है। दो टाइप के डेंसिटी फंक्शंस होते हैं, एक डिस्क्रीट जो कि डिस्क्रीट वैल्यूज ले सकते हैं, और एक कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सबसे पहला डिस्क्रीट, मैंने रैंडम वेरिएबल्स के बारे में तो बता ही दिया, तो डिस्क्रीट डेंसिटी फंक्शन की बात करते हैं। इसे पीएमएफ भी बोल सकते थे, जैसा कि अभी मैंने बताया भी, ठीक है। डिस्क्रीट डेंसिटी फंक्शन या फिर क्या बोलते हैं, पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं। फुल फॉर्म में लिख देता हूं एक बार, ज्यादातर यही नाम यूज होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बस प्रोबेबिलिटी के साथ उनके क्या ऐड कर देता है, मास ऐड कर देता है, वेट ऐड कर देता है। समझ पा रहे हो पक्का? जैसे 1 की मास है 2, 1/2 के साथ मास है 2, ऐसा कुछ बताएंगे वो। वैसे वो तुमने, मैंने इसलिए तुम्हें बताया, शायद क्यों मैंने बताया तुम्हें, जब तुमने वो पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में, मीन पढ़ा होगा, वहां पे वेटेड मीन भी पढ़ा होगा, है ना। या वो साथ में फ्रीक्वेंसी लगा देते थे, ऐसा समेशन FI XI ऐसा करते थे ना। बस फ्रीक्वेंसी की जगह यहां पे क्या, प्रोबेबिलिटी और कुछ भी नहीं है, ऐसा है बस, समझे? वैसा ही कुछ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, देखो। अगर हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल है, लेट अस से x, एक रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज ले सकता है विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज x1 x2, स्मॉल में लिख रहा हूं मैं, xn, ठीक है। देन PMF P x स्मॉल x, कैपिटल में लिख लेना P को, ठीक है। ये कुछ ऐसे होता है, P x इज इक्वल टू x j, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 0। इफ x इज इक्वल टू 0, लेट अस से 0 रहने देते हैं, 1 2 3 अप टू सोन, कहीं तक भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक भी हो सकता है। एल्स अगर और कोई भी वैल्यू आई 1.2 1.3 1.5 1.6 1.7, उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। सिंपल भाषा में ये, इसे ही बोलते हैं डिस्क्रीट डेंसिटी फंक्शन, या फिर हम इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बस इतना ही था, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी इसका एग्जांपल से दिखाएंगे तो और मजा आएगा, अभी तो हम डेफिनेशंस इकट्ठी कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास एक मेरे को डिफाइन करना होगा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और उसी के लिए हमारे पास एक आएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कहां गया ये रहा। एक मैं बात बताना भूल गया तुम्हें, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए एक बात याद रखना, ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों के लिए एक बात याद रखना। देखो डिस्क्रीट वाले में हम समेशन यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस वाले में हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं, क्योंकि 0 से 1 अगर मैं इंटीग्रेशन लिखूंगा उसके बीच के सारी वैल्यूज आएंगी, समेशन में ऐसा नहीं होता। तो यहां पे आएगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में यहां के लिए लिखता डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, तो आता समेशन पी एक्स स्मॉल एक्स, ऐसा कुछ। और वैल्यूज हमारे पास आ जाती x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेट अस से x तक, ऐसा कुछ आ जाता। और अगर मैं इंटीग्रेशन में लिखना चाहता कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के लिए, तो माइनस इन्फिनिटी से, इसको ऐसे ही लिखते हैं, i इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू, ठीक लिख रहे थे हम, माइनस इन्फिनिटी से लेके x तक। और यहां पे भी हम कुछ ऐसे ही लिख सकते हैं, और यहां पे वेरिएबल में चेंज कर देता हूं, मजा नहीं आएगा ना वरना, u तक। अभी सही लग रहा है थोड़ा सा देखने में, ठीक है, ऐसा कुछ। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, और यहां हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से स्मॉल x f ऑफ u du, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। क्वेश्चन से समझा देंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना, थोड़ा सा अभी नोट्स पे ध्यान दे लेते हैं, और एक बार थ्योरी हाथ में होगी, क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, मजा आएगा बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्या होता है, जो कि कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज ले सकता है, या इसी के साथ एक वर्ड अटैच होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी इसलिए क्योंकि यहां पे अब देखो, मास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है कोई डेंस चीज है,
0 से लेके 1 तक डेंस सेट है, ठीक है। आई होप कि हमने पॉइंट सेट टोपोलॉजी अपनी बीएससी में पढ़ ली होगी ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्या होता है हमारे पास, ध्यान से देखते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इफ x is continuous random variable then f of x small x in fx, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, दिस f of x u du is called, आज के बाद कभी भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करना होगा ऐसे कर लेंगे, डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट करना होगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से तो डिफरेंशिएशन कर लेंगे, उसको कुछ देर में डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। इन दिस इज कॉल्ड पीडीएफ, ठीक है, इज कॉल्ड पीडीएफ ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन होने के लिए एक और भी चीज है, डेफिनेशन एक और बार लिख लेते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन थोड़ी सी लिख लेते हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम रियल टू जीरो से लेके इंफिनिटी, इस बार एक्सटेंडेड रियल लाइन नहीं ले रहे हैं, इज पीडीएफ इफ एंड ओनली फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली, डेंसिटी फंक्शन जो है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स, ठीक है। और दूसरा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, डोमेन से लेंगे ये वैल्यू, और माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पूरा ही कर दिया तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मेरे ख्याल से बात तुम समझ गए होंगे, बस यही था। मैंने डिफाइन कर दिया तुम्हारे सामने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। और क्योंकि उसके भी बात बता देता हूं, एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है अब हमें मीन, मीन, वेरिएंस इनकी बात करनी है, लेकिन लैंग्वेज रैंडम वेरिएबल की होनी चाहिए, ठीक है, मीन, वेरिएंस, लेकिन लैंग्वेज किसकी होनी चाहिए, रैंडम वेरिएबल की, लैंग्वेज में समझ पा रहे हैं? तो कैसे करें सोचते हैं, आ जाओ देखते हैं। एक्सपेक्टेशन के लिए हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, कैसा भी हो सकता है, सब में डिस्क्रीट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, दोनों के लिए दिखाता हूं। एक्स है एक रैंडम वेरिएबल, देन मीन ऑफ एक्स डिनोटेड बाय, लेट अस से ऐसा कुछ, ई ऑफ एक्स, क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन, अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हुआ तो ऐसा आ जाएगा आई एक्स आई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ऐसा कुछ, यही बताया था ना, या इन जनरल लिख ही देते हैं, एफ ऑफ एक्स यूज कर लेते हैं, बस हम दिमाग में रखेंगे कि वैल्यूज कहां से ले रहे हैं, वैल्यूज कैसे ले रहे हैं, इफ एक्स आईज आर डिस्क्रीट वैल्यूज, और कॉन्टिन्यूअस हुई तो फिर तो हम इसकी डेफिनेशन ही चेंज करनी होगी, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स एफ एक्स दिस, तो ये हमारे पास मीन आ जाएगा इफ एक्स आई टेक्स कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज। बात समझ आ रही है? ये होता है हमारे पास। मीन का मतलब होता है हमें कहीं ना कहीं सेंटर की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी, दिस इज नोन एज मीन। बढ़िया। जरूरी है कि भैया ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक ही रन करेगा? नहीं भाई, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना कि कहां से कहां तक लिमिट दे रखी है। पता लगे हमें लिमिट ही दे रखी है -5 से 5, तो मैं इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लूंगा, माइनस इंफिनिटी से -5, -5 से 5, 5 से इंफिनिटी। इस इंटीग्रेशन का मेरे पे कोई काम नहीं है, इस इंटीग्रेशन का कोई काम नहीं है, बचेगी ये वाली, तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। ऐसे होता है, बट इन जनरल हम ले तो सकते हैं ना माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, क्योंकि ये देखो डेंसिटी फंक्शन कहां से कहां डिफाइन होता है, रियल से लेके 0 टू इंफिनिटी तक, तो रियल नंबर तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इसलिए, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने अभी तुम्हें एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताई है, मीन बताया है, ऐसे ही हमारे पास एक चीज होता है नोन एज वेरिएंस। हाँ, वेरिएंस बोलते हैं इसे। इसका छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहूं, ज्यादा ही फिर वो जाएगा, क्वेश्चंस वाला हो जाएगा, तो मैं तुम्हें अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल के दिखाना चाहूं और हमारे पास रैंडम वेरिएबल कुछ ऐसे है, ऐसा मान लेते हैं x इज अ रैंडम वेरिएबल
और डेंसिटी फंक्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है, लैम्डा ई की पावर लैम्डा एक्स, ठीक है, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये है, और 0 है एल्स। हमें बतानी है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो बड़ा आसान है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं करेंगे, 0 से इन्फिनिटी करेंगे, ठीक है। फिर आता है एक छोटा एक्स, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स dx। एक्स को बाहर नहीं, लैम्डा को बाहर निकालेंगे और इसमें वो लगा देंगे u इंटू वी, पहला ऐसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन, और माइनस एक्स की 1 हो जाएगी दिस। आई होप कि थोड़ा सा समझ आ रहा हूं मैं डिफरेंशिएशन कैसे कर रहा, सॉरी इंटीग्रेशन कैसे कर रहा हूं। थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, अरे 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 अभी सही लग रहा होगा, ठीक है। बाकी इसको नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा लैम्डा, अपर लिमिट पुट करेंगे इसमें इन्फिनिटी, तो ई की पावर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, खत्म। और दूसरे पार्ट में अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये वाला एक्स लेके डूब जाएगा इसे, तो इसका कोई काम बचा नहीं। हमारे पास बचा बाहर वाला लैम्डा, और अंदर बचेगा ये माइनस माइनस प्लस, बचेगा ई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस के लैम्डा एक्स dx। लैम्डा से लैम्डा भी गया, तो ई की पावर माइनस के लैम्डा एक्स अपॉन में माइनस के लैम्डा 0 से लेके इन्फिनिटी, माइनस के 1 बाय लैम्डा निकाला बाहर, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ई की पावर 0, ये हो गया 0 ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया 1, और -1 माइनस बाहर भी पड़ा हुआ है, तो 1 बाय लैम्डा इज द फाइनल आंसर। मान लो तुमसे कोई पूछता डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी निकाल के दिखाओ, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए अभी फॉर्मूला ये लिखवाया था, इसमें एक्स आता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में एक्स आता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने डिफाइन ही कुछ ऐसा किया था, देखो ऐसा कुछ डिफाइन किया था, एक्स से छोटी छोटी वैल्यू लेनी है, ठीक है, तो इसलिए इसमें एक्स आता है। माइनस इन्फिनिटी से तो क्यों ही कर रहे हैं हम, जब वैल्यू ही दी हुई है 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके एक्स तक, और लैम्डा ई की पावर माइनस के लैम्डा एक्स dx, सिर्फ इतना ही करना हमें, ठीक है। और अगर इसकी जगह डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता तो मैं इसकी जगह समेशन लिख देता। समेशंस आर डिफिकल्ट टू हैंडल एज कंपेयर टू इंटीग्रेशंस। लैम्डा बाहर, ई की पावर माइनस के लैम्डा एक्स माइनस के लैम्डा 0 से लेके एक्स तक, जो कि हो जाएगा लैम्डा से लैम्डा गायब, -1 ई की पावर माइनस के लैम्डा एक्स, और 0 डालेंगे तो दिस, जो कि आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के लैम्डा एक्स, एंड दिस इज द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। खत्म हो चुका है। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स, ढेर एग्जांपल बनाए जा सकते हैं, तो ये उसमें से एक बेसिक वाला था। ऐसे ही मैंने जैसे तुम्हें बताया कि एक्सपेक्टेशन में एक मीन जैसी चीज आ जाती है, वैसे एक वेरिएंस भी आता है, तो मैं वेरिएंस भी दिखाता हूं। मेनली यही दो टर्म यूज होती हैं, क्योंकि उसमें स्टैटिस्टिक्स में ज्यादातर इसी का ही होता है। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, वेरिएंस मेजर करता है स्प्रेडनेस, यही होता है ना स्पेलिंग, स्प्रेडनेस, और डिस्पर्जन, कितना फैला हुआ डेटा है ये बताएगा, ठीक है, वही हमें इसमें चेक करना है। तो वेरिएंस हमारे पास क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन वेरिएंस हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, समेशन एक्स माइनस मीन एक्स आई लिख देते हैं यहां पे, ये छोटा एक्स है याद रखना, ठीक है, एक्स आई माइनस मीन होल स्क्वायर, बस साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, वही फ्रीक्वेंसी। खत्म हो चुका है। और एक्स क्या है, डिस्क्रीट, या कैपिटल एक्स लिख लेते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ऐसा कुछ। और वेरिएंस का फॉर्मूला कॉन्टिन्यूअस के लिए आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब तुम एकदम ऐसे आश्चर्यचकित मत हो जाना कि भाई ये कहां से आ गया फॉर्मूला, अरे भाई सिंपल भी तो यही होता था, सिंपल में भी तो ऐसे ही करते थे तुम, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो करते थे एक्चुअल में भी, है ना, डिवाइड में कैपिटल एन। लेकिन यहां पे डिवाइड में कैपिटल एन करोगे तो वो तो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। साधारण भाषा में बोलें तो तुम सोचोगे कि इसके डिवाइड में वो क्यों नहीं आया, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दिस, लेकिन ये तो हमने ऑलरेडी बताया इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बट तुम्हारे लिए लिख देते हैं, बस मेरे को यहां समेशन हटा के
सॉरी इंटीग्रेशन हटा के समेशन लिखना चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, टोटल डेंसिटी फंक्शन का 1 आंसर आना चाहिए था, बट मैंने एक बार लिख दिया। और दूसरा हमारे पास हो जाएगा ऑल्दो दिस इज 1, ध्यान रखना यह आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एफ ऑफ दिस डीएक्स। डिवाइड में फिर वही 1 आना था लेकिन मैंने नहीं लिखा। यहां पे x हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। खत्म हो चुका, यही था भाई साहब, ठीक है। और इसी के साथ में एक और भी चीज लिखवा देता हूं जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ और नहीं है, बस इसी का स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट कर लेंगे और ये हो जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। खत्म हो चुका है। और बाकी फिर हमारा मुद्दा रह गया है क्वेश्चंस करने का। फिर क्वेश्चंस करते हैं बहुत सारे, तभी ये चीजें थोड़ा अच्छी तरह समझ पाएंगे कि भाई ये क्या क्या था इसके अंदर, समझ पा रहे हैं। तो इसके बाद बस अब हमारे पास आ जाएगा इन जनरल, अगर तुम्हें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो बस वो देख लो, ठीक है। एक्सपेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, क्वांटम मैकेनिक्स अगर कभी तुम्हें पढ़नी पड़ गई तो। एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, कोई भी रैंडम वेरिएबल की हमारे पास नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल इन जनरल अगर हम बात करें तो, ठीक है। अगर कोई फंक्शन दे रखा हमें लेट अस से रियल ऐसा कुछ 1 वेरिएबल अभी मान के चल रहे हैं हम, तो इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसी लिखी जाएगी। x हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट भी हो सकता है, और चलो दोनों के लिए लिख देते हैं अलग अलग। इसका फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा समेशन आई जी एक्स आई इंटू में डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी फंक्शन किसका, डेंसिटी पीडीएफ ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल, इसका डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। साधारण भाषा में बस मैंने यहां पे पहले x लिखता था, उसको फंक्शन से रिप्लेस कर दिया और कुछ भी नहीं करा। और अगर ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता तो x है एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यहां पे, ठीक है। और अगर कॉन्टिन्यू और डिवाइड में भी आता है, पता है ना, डिवाइड में समेशन ऑफ दिस आ जाएगा, लेकिन वो तो 1 ही होता है टोटल प्रोबेबिलिटी, इसलिए मैंने नहीं लिखा। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जी एक्स आई एफ एक्स दिस इंटू डी एक्स, जहां पे इंटू स्मॉल दिस, जहां पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। बात समझ आ रही है? दिस इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अगर तुम स्पेशल केसेस देखो इसके, तो स्पेशल केसेस आएंगे, स्पेशल केसेस आ जाएंगे हमारे पास। पहला, अगर तुम g ऑफ x को स्मॉल x रख देते तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती, x की, जो कि हमारे पास क्या होता है, मीन, है ना, मीन आ जाता है। इसको हम म्यू ऑफ x भी कभी कभी लिखा करेंगे, ध्यान रखना। और अगर सेकेंड पार्ट, g ऑफ x को तुम स्मॉल x है, g ऑफ x को तुम रख दो, स्मॉल x लिख देता हूं मैं यहां पे, इसको रख देते x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाता, तो ये हमारे पास बन जाता लेट अस से वेरिएंस बन जाता, है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g ऑफ x फिर हमारे पास बन जाता, इस बार ये बन जाता वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस को हम कुछ ऐसे लिखा करते हैं, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन, हाँ, जो कि पहली प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, एक्सपेक्टेशन एक नहीं, कुछ नहीं, एक्सपेक्टेशन में एक नंबर डाल दें, कांस्टेंट डाल दें, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू उसकी क्या होगी, अरे वही होगी। मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3, अरे भाई नंबर ही तो होगा वापिस, है ना। चाहे तो तुम उसमें से फॉर्मूला भी लगा के देख लो, g ऑफ x की जगह c आएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, c बाहर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। लेकिन हमें पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे समेशन लगाओगे तो आंसर 1 आ जाएगा, है ना। यही इसका छोटा सा प्रूफ भी था, लेकिन प्रूफ मैं साइड पे हटा रहा हूं अभी। 4 अ कांस्टेंट c। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ c इंटू जी एक्स, तो सिंपली लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4 अ कांस्टेंट c,
वेरिएंस के बारे में भी काफी सारी प्रॉपर्टी होती है, लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, बस मैं यही बताना चाह रहा हूं तुम्हें। तो आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ C1G1X प्लस C2G2X, C1 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ G1X। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन अगर तुमने पढ़ी होगी तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, अगर एक सॉल्यूशन वर्क करता है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, दूसरा भी वर्क करता है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी वर्क करेगा। और लीनियर कॉम्बिनेशन यही है जो मैंने यहां लिखा है, ये C1 F1X, C2 F2X अप टू सो ऑन, ऐसा, ठीक है। C2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ G2X, लीनियरिटी भी बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी। फोर्थ हमारे पास आता है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ध्यान रखना भाई, बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ G1X इज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ G2X इफ G1X इज लेस देन इक्वल टू G2X। अभी मैं स्मॉल एक्स ही लिख रहा हूं हर जगह, ठीक है, ऐसा कुछ, ये भी स्मॉल एक्स ही है सारे, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। लेकिन वेरिएंस भी तो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन लिखी जानी चाहिए थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसी में ही आ रही है, जो ऊपर लिखी थी ना उसी में ही आ रही, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस कैसे लिखा जा सकता है वेरिएंस ऑफ एक्स को, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस मीन, मीन को तो अभी हमने देखा था ऐसा लिखा जा सकता था, है ना, मीन, अरे भाई यही तो था मीन, ये रहा देखो, मीन को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से तो लिखा जा सकता था, है ना, जो कि हमारे पास बन जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। ध्यान से देखना, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ए पहले के साथ। देखो एक्सपेक्टेशन, ये अब क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन, अब मीन तो एक नंबर है ना, अगर तुम नंबर का स्क्वायर कर दोगे तब भी वो नंबर ही रहेगा, और कभी भी नंबर की एक्सपेक्टेड वैल्यू लोगे तो वो नंबर ही वापस आ जाएगा, पहली प्रॉपर्टी यही की है। इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा, ध्यान से वीडियो को पॉज करके सोचो ये बात को, यहां पे आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मतलब मीन, एक नंबर है, बाहर आ जाएगा, बचेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इस, ये दोनों सेम ही लग रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड वेरिएंस ऑफ एक्स। आ चुका है हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं कैपिटल एक्स भी लिख सकता हूं यहां पे, ठीक है। रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं क्योंकि हम यहां पे भी कैपिटल एक्स ही कर लेना, जहां पे कैपिटल एक्स करना होता है वहां हमारा स्मॉल एक्स लग जाता है ऑटोमेटिकली, जहां जहां लिखा है ना स्मॉल एक्स उसे कैपिटल एक्स कर लेना बस, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू हम रैंडम वेरिएबल की निकाल रहे हैं। बस ये हमारे पास फॉर्मूला, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह सकता हूं मैं इसे, बात समझ आई। लेकिन रैंडम वेरिएबल में दो इनइक्वालिटीज आती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वो इनइक्वालिटीज क्या है हमारे पास, क्योंकि मैं इनके बिना तो भाई आज का लेक्चर तो समाप्त करता ही ना। इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज है, सबसे पहले चेबीशेव्स इनइक्वालिटी। अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता, कैसा रैंडम वेरिएबल है, क्यों है, क्या है, पता नहीं, मेरे को नहीं पता वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत पावरफुल होने वाली है ये, क्वेश्चन के बारे में ज्यादा पता भी नहीं होगा फिर भी हम सॉल्व कर लेंगे चेबीशेव्स इनइक्वालिटी, क्योंकि ये बिना कंसीडर किए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को है, रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो जो अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कराया था, डेंसिटी फंक्शन कराया था, अगर वो हमें नहीं भी पता तो भी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग दिस थ्योरम। दिस इज वेरी पावरफुल। अगर एक्स एक रैंडम वेरिएबल है और जी हमारे पास एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है, वैसे भी प्रोबेबिलिटी की बात करें, ज्यादा नेगेटिविटी की हम बात करेंगे नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस डिवाइड बाय के फॉर ऑल के ग्रेटर देन 0। आज के बाद कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2,
ऐसा बता देंगे भाई हम, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, इससे तो छोटा ही आएगा जो भी आएगा। हाँ, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं बिना कुछ मेहनत के भी तो कर रहा हूं ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ बहुत कुछ बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं, लेकिन मैं उसकी बाउंड बता दूंगा, अपर बाउंड बता दूंगा, इसीलिए इसको इनइक्वालिटी बोला हमने। ऑब्वियस सी बात थी वैसे तो, है ना। दूसरा हमारे पास हो जाएगा, अगर इसी की कोरोलरी है, इसी के ही नोट में लिख लो, अगर हमारे पास x एक रैंडम वेरिएबल है विद फाइनाइट वेरिएंस सिग्मा x का स्क्वायर, देन ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस मीन ग्रेटर देन इक्वल टू r सिग्मा x। देखने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब मैं तुम्हें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दूंगा तो बहुत सही लगने वाली है ये चीज। ठीक है, ये हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं कर दूं तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू एक्स होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू आर स्क्वायर सिग्मा x का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर, ये हमारे पास। ठीक है, ऐसा, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोरोलरी है, तो मैं इसको डिस्कस करूंगा, मैं इसका प्रूफ भी कराऊंगा एक, लेकिन सेपरेट वीडियो में, तब मैं इसको और ज्यादा डिस्कशन करूंगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसी में एक और नोट नंबर 2 लिख लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x माइनस में म्यू ऑफ x लेस देन इक्वल टू r सिग्मा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय आर स्क्वायर। बस यही समझ लो, बस ग्रेटर देन की है, लेस देन की निकालनी है तो 1 में से माइनस कर दिया, और कुछ नहीं मैंने करा है। ठीक है, और एक बात याद रखेंगे, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है इस पर स्टार लगा लो, इसको मैं तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही समझाऊंगा। ये जो लास्ट वाली कोरोलरीज है ना, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूशंस और क्वेश्चंस के साथ समझाऊंगा। ठीक है, और इसका जब प्रूफ कराऊंगा तब ज्यादा समझ आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे लिख लो, म्यू एक्स माइनस जितना भी डेटा है, सिंपल भाषा में बोलूं, वो 3 स्टैंडर्ड एविएशन में इकट्ठा हो जाता है। स्टैंडर्ड एविएशन ये तो था फैलाव, तो अगर तुम 3 बार स्टैंडर्ड एविएशन मीन में ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास 99% एरिया आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने ना जो भी डेटा इकट्ठा करा उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, ऐसे आ गया कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा लेफ्ट साइड पे भी आ गया, राइट साइड पे भी, और ये है मीन। अगर मैं मीन में 3 बार सिग्मा ऐड करूं, मीन में 3 बार सिग्मा सब्ट्रैक्ट, 3 टाइम्स सिग्मा सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो भाई मेरे पास 99.6% एरिया सारा का सारा कवर हो जाएगा 3 स्टैंडर्ड एविएशन में ही। ठीक है, ऐसा है। लेकिन अभी एक मैं उससे भी ज्यादा बढ़िया प्रॉपर्टी लिखवाने वाला हूं कि 2 टाइम्स अगर तुम करो स्टैंडर्ड एविएशन तो हमारे पास हो जाएगा म्यू एक्स प्लस में 2 सिग्मा एक्स। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 3/4 से बड़ी होती है, यहां पे डाल के देख लेना। ठीक है, आर की जगह बस 2 ही है यहाँ पे, तो डाल के देख लेना। यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 3/4 होता है। और फाइनल आज की हमारे पास जेनसन्स इक्वालिटी, इनइक्वालिटी। जेनसन्स इनइक्वालिटी हमारे को क्या कहती है कि फिर से हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल है और एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर कभी भी तुम्हें निकालनी है किसी फंक्शन की तो हमेशा बड़ी होगी इससे, फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू से। ठीक है, बढ़िया। बट यहां पे ये ध्यान रखना कि ये जो g है ये कन्वेक्स फंक्शन है। कन्वेक्स फंक्शन, अब ये क्या होता भैया बताते। कन्वेक्स फंक्शन ऐसा फंक्शन जो इसको फॉलो करे, मतलब मैं अगर इसके ग्राफ में कभी भी एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो लाइन किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करूं, जैसे ये, अब मैंने यहां से एक पॉइंट लिया, यहां से एक पॉइंट लिया, दोनों को ज्वाइन करा, ये लाइन बाहर चली गई, है ना। तो ऐसे फंक्शन नहीं चाहिए मुझे ऐसा चाहिए जिसमें मैं लाइन ड्रॉ करूं और वो सारा का सारा अंदर ही आ जाए, लाइन सारी अंदर ही कंटेन करे। जैसे फॉर एग्जांपल हाइपर बोला है, मैंने एक पॉइंट यहां से लिया, यहां से लिया, बाहर चला गया, एरिया तो यही था ना सिर्फ, लेकिन लाइन यहां आ गई, तो ऐसे फंक्शन नहीं चाहिए मुझे। तो कन्वेक्स फंक्शन ऐसी कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं जो मैंने यहां पर लिखी है, लेस देन इक्वल टू, ऐसा कह सकते हैं कि, या एक मिनट इसको थोड़ा सही से करके लिख लेते हैं, g ऑफ a 1 माइनस लैम्डा प्लस में b लैम्डा, अभी सही लग रहा है, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा g ऑफ a प्लस लैम्डा g ऑफ b। ज्योमेट्रिकली वही है जो मैंने अभी तुम्हें बताया,
ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, मूवमेंट्स क्या होता है, और वो लाइफ वाले मूवमेंट नहीं, वैसे मूवमेंट भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीजें रहती हैं, तो उसको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और कल से भाई हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चंस की लड़ी लगा देंगे तुम्हारे सामने, इतने क्वेश्चन कराएंगे कि परेशान हो जाओगे कि बस करो, लेकिन हम बस करेंगे नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत सारी करना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।